आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 17वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होता है। यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अनअकैडमी लेकर आए हैं ACE SSC स्टेनोग्राफर इंग्लिश मॉक टेस्ट। स्टूडेंट के लिए यह एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है जो कि है बिल्कुल फ्री। फाइनल मॉक टेस्ट है, आप मिस मत करिएगा। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी आप इनरोल कीजिए। आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर को रात 8 बजे यह फाइनल मॉक टेस्ट होगा, जिसका एनालिसिस करेंगी रानी सिंह मैम। 27 नवंबर को शाम को 5 बजे। तो देर किस बात की, ये बिल्कुल फ्री है और आप अभी इनरोलमेंट कीजिए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई दिशा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो आप हमारा रेफरल कोड यूज करिए, जो कि होगा GK हिंदी। इस कोड को यूज करके आप इस टेस्ट को बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसी कोड का यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर अभी तक आपने इसे इनरोल नहीं किया है तो जल्दी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और इनरोल करें। अगर आप न्यू यूजर हैं तो हमारा कोड यूज करना मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए जो लिंक मिलेगा आप इस तरह आ सकते हैं और यहाँ पे इनरोल वाले बटन पे क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर डाल के इनरोल हो पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो पिछला हो चुका है टेस्ट, उसे भी आप यहाँ जाकर देख पाएंगे। तो नीचे जाने पर आप देखेंगे कि 26 वाला टेस्ट होना अभी बाकी है, तो आप वहाँ जा कर के जरूर इसे ज्वाइन करें। इसके लिए डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ आके जब आप इनरोल वाला बटन दबाएंगे तो आपसे देखिए मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो आप यहाँ मोबाइल नंबर या फिर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप कंटिन्यू टू ईमेल आईडी से लॉगिन हो पाएंगे। जो भी है आप उसे लॉगिन होने के बाद 26 तारीख की शाम को ये टेस्ट देखना ना भूलें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो के तहत हम इसी को कवर करने वाले हैं। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको आसान वाले देखने हैं तो आप लुसेंट वाली या फिर स्पीडी GK वाली सीरीज को देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF के लिए आपको ऐप पे जाना होगा और ये एक कंटिन्यू वीडियो चल रही है, तो आप सभी पार्टों को जरूर देखिए। क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी विधेयक कैसे अधिनियम बन जाएगा, विधेयक कहिए या फिर कोई भी कानून कैसे मतलब कानून बनता है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। जैसे अगर वो कानून परिवर्तन के लिए नहीं है तो उसे सबसे पहले लोकसभा में, बाद में राज्यसभा में एक सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा और इसके बाद इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जो ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा ये कानून बन जाएगा। कई बार अधिनियम बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की जरूरत भी नहीं पड़ती है और इसको कहते हैं अध्यादेश। होता क्या है कि साल भर में 2 ही बार केवल संसद की बैठक हो सकती है और इन 2 बार का अगर टाइम बीत गया हो या फिर पहला वाला खत्म हो गया हो और दूसरा आने में अभी लंबा टाइम हो, तो उस बीच में अगर कोई कानून बनाना जरूरी है तो इसके लिए प्रेसिडेंट कैबिनेट के जो भी अप्रूवल रहता है उसको अप्रूव कर देता है और ये एक अध्यादेश बन जाता है। दिक्कत यहाँ पे एक ही है कि अगले बार जब सेशन होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको पास कराना जरूरी होता है। अगर नहीं पास हुआ तो ये कानून 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाएगा। अगला है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? यह है प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट भी बिना कैबिनेट के अप्रूवल के नहीं कर सकते हैं। तो जब कैबिनेट का अप्रूवल होगा तो प्रेसिडेंट किसी भी क्षेत्र को AC घोषित कर सकते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति भारत में किस पर लागू होती है? ये लागू होती है भारत के राष्ट्रपति पर। मतलब कि भारत का पहला व्यक्ति कहा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन ये रियल में इनके पास उतना नेतृत्व नहीं है। इनको सारा काम वही करना होता है जो कि कैबिनेट बोलती है। अगला है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से बिहार का राज्यपाल रह चुका कौन है? देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर 2017 से पहले पूछा गया होता तो आपका उत्तर होता डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन फिलहाल में अगर 2017 के बाद पूछा जाएगा तो अब 2 लोग हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। मतलब कि रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल थे जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया, तो ये भी बिहार के राज्यपाल थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने किया है? तो ये किया है एडविन लुटियंस ने। और आप देखेंगे कि उस एरिया को लुटियंस जोन बोला जाता है। ये करीब करीब 1927 में
बनाया गया था। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य क्या होते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, इन दोनों के इलेक्शन में आम पब्लिक भाग नहीं लेती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कहने का ये मतलब है कि सांसद और विधायक लोग भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें संसद के दोनों सदनों के लोग भाग लेते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के विधायक भाग लेते हैं। हालांकि यूनियन टेरिटरी में विधायिका नहीं होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में जहां जहां पर भी सीएम होता है वहां वहां के विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब सीएम कहां कहां पे है, तो पहला है दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो जो इस समय की परिस्थिति है तो तीन ही है जहां पे सीएम होगा। अगला है कि एक कथन दिया गया है और एक कारण। अब आपको पढ़ के बताना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा तो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा राज्यसभा का सभापति बनना। तो जब एक सदस्य के रूप में वो निर्वाचित होने लायक ही नहीं है तो उसे उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में दोनों उत्तर सही हैं। दोनों उत्तर सही हैं और एक जो दूसरा वाला है पहले वाले के बारे में और व्याख्या करता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित सही कथन क्या है। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया कि जो भी यह व्यक्ति होगा ये कहाँ बैठेगा, तो राज्यसभा में। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार हो सकता है जो कि राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो। इसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना कि राष्ट्रपति का होता है, मतलब कि 5 साल। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा उनका चुनाव होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में देखिए कुछ बातें बताई गई हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति है सेकेंड नंबर का व्यक्ति माना जाता है। मतलब पहले नंबर पे तो हो गए प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे हो गए वाइस प्रेसिडेंट। इनके पास कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, बस इनके पास काम क्या होता है, तो राज्यसभा का सभापति बनना। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो ये उनके कार्यों को करते हैं। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पे काम कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश उनके जगह पे काम करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति की जगह पे। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, तो केवल राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत का राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये होता है उपसभापति, हमने अभी आपको बताया। और किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये भी है राज्यसभा। देखिए, अगर हम लोकसभा का देखेंगे तो लोकसभा में हर साल लगभग 550 लोग जाते हैं। मान लीजिए 545 लोग भले ही चुन करके जाते हैं, लेकिन एक अनुमान 550 लोग। तो जब इसमें एक स्पीकर बनाना होगा तो वह व्यक्ति इसी में का होना जरूरी है, इसी में से, इससे बाहर नहीं हो सकता। जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है वो भी इसी में से होता है और स्पीकर बनता है वो भी इसी में से होता है। लेकिन राज्यसभा में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। राज्यसभा में 250 लोग होते हैं, सबका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और जो इनका सभापति होता है ये इनमें से नहीं होता है, ये होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन जो उपसभापति होता है ये इनमें से होता है। तो उपसभापति तो राज्यसभा से होगा लेकिन सभापति राज्यसभा का नहीं होता है। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पे रहे। मतलब कि ये लोग जब उपराष्ट्रपति बनने वाले थे उससे पहले राजदूत थे अथवा उच्चायुक्त थे। ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। आगे बढ़ते हैं तो ये है मोहम्मद अंसारी, भारत के कौवें उपराष्ट्रपति थे, तो ये थे 92। ये 2 बार लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में क्या सही है, तो भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। मंत्रिपरिषद मतलब कि आप कैबिनेट बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक है कि भारत का प्रधानमंत्री तो ये नियुक्त होता है या फिर आप कह सकते हैं निर्वाचित होता है।
वैसे अगर आप सही भाषा में कहें तो भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम चुनाव करते हैं एक सांसद का करते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधित प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाना जरूरी है? तो जरूरी है कि इसको सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाए। यहाँ पे देखिए सत्य कथन है और परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है। सही बात है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। देखिए राज्यपाल को कई सारे पावर मिले होते हैं, राज्यपाल रहते हुए इन पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर कोई मुकदमा चलाया भी जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी होगा। क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति पे कोई पुराने मामले को लेकर मुकदमा चलाना होता है और अगर वो राज्यपाल होता है तो जब तक वो राज्यपाल है तब तक रुकना पड़ता है। जब राज्यपाल पद से वो हट जाएगा 5 साल बाद या फिर उसके बाद 10 साल बाद, तब उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। ये सब विधायकों की बात है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है, क्योंकि जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है भारत में वो है कैबिनेट, और कैबिनेट का जो हेड होता है ये हमेशा और हमेशा प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में किसके प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो यह है प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि प्रधानमंत्री क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके पास कितनी पावर है, यह आर्टिकल 78 में बताया गया है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, क्योंकि आप देखेंगे कई तरह के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हीं के पास ज्यादा पावर होती है। संसदीय शासन में वास्तविक या फिर कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो जैसे कि इंडिया में है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर होता है। अगर हम बात करें यूएसए की तो वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल का होता है। क्या आप बता पाएंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? अभी अभी चुनाव हुए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये बिल्कुल सही है, केवल उनका काम सिग्नेचर करना होता है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि यदि भारत के राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास के प्रस्ताव में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। देखिए होता क्या है कि उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा। होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को पीएम बनाया जा सकता है बशर्ते या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन अगर वो लोकसभा का होगा तब तो लोकसभा में बैठेगा ही। वैसे तो जो भी मंत्री बन जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो दोनों में से किसी सदन में बैठ सकते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन अगर बात अविश्वास की होगी, अविश्वास प्रस्ताव की, तो वो लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के हैं। वोटिंग वो किसी भी कंडीशन में वोटिंग नहीं कर पाएंगे। जहां पर है वहीं पे वोटिंग कर सकते हैं, हालांकि बैठ दोनों में सकते हैं। ये रूल लागू होता है किसी भी मंत्री पर और प्रधानमंत्री पे। भारतीय संविधान का प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, ये बताया गया है आर्टिकल 75 में। प्रधानमंत्री कार्यालय कब अस्तित्व में आया? यह आया था 1977 में, जिसको आप पीएमओ बोलते हैं। पीएमओ कब बना था? 1977 में। उप प्रधानमंत्री का कब सृजन हुआ? देखिए जो आप उप प्रधानमंत्री का पद देखते हैं, जैसे कि आप लाल कृष्ण आडवाणी को देखे थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, तो इसका ये शब्द संविधान में कहीं नहीं है। ये संविधान के प्रावधानों से हटकर इसका प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिस भी पार्टी के पास ज्यादा मेंबर होंगे उनमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। आमतौर पे भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? देखिए नॉर्मली बात की गई है आमतौर पे तो ये हमेशा लोकसभा का सदस्य ही होता है। कुछ ही लोग हैं जो कि राज्यसभा से चुन करके प्रधानमंत्री बने थे, जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। वैसे अगर आप पीएम मोदी की बारे में देखेंगे तो ये दोनों बार लोकसभा से ही चुन के गए हैं, 2014 हो या फिर 2019। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है हमेशा भारत के प्रधानमंत्री। देखिए ये एक्स ऑफिसियो होते हैं, मतलब कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा ये
उस संस्था का ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाता है। जैसे कि पहले जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, ये योजना आयोग अब बदल करके नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, भारत के अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी होगा। जो भी भारत का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा उसकी कम से कम उम्र 25 साल होनी जरूरी है। क्या आप बता पाएंगे कि राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 साल, और राज्यसभा के मेंबर के लिए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राज्यसभा का मेंबर के लिए कितना उम्र होना जरूरी है, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद के बारे में, जो कि हम कैबिनेट की बात कर रहे थे, तो ये लोग उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, मतलब कि इनको अपना जवाब लोकसभा में देना पड़ता है और ऐसी संवैधानिक बाध्यता है, और ऐसा बताया गया है आर्टिकल 75(3)(a) के अनुसार। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बारे में देखें तो इन्हें अगर शपथ ग्रहण में देखेंगे तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन अगर त्याग पत्र की स्थिति में राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उनको अपने पद पे रहना होता है। जैसे मान लीजिए कि 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे दिया और अभी नया प्रधानमंत्री आना बाकी है, तब तक इनको रहना होता है केवल वैकल्पिक रूप से। सही कथन क्या है? तो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के रहने तक पद धारण करते हैं और विधि के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देता है। ये 2 कथन है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में क्या उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में इसको मान्यता मिलती है। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी प्रधानमंत्री को लोकसभा में इसका बहुमत खत्म हो जाता है तो उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसा होते आया है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस तरह की बात संविधान में नहीं दी गई है। अगर विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद के रूप में देखी जाती है, और यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि कोई मंत्री अपना त्याग पत्र दे देगा और उसके बाद भी अगर बोलना चाहता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 मेंबरों के साइन होने जरूरी हैं। अगला है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही है। तो देखिए, संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख नहीं है, वहां पे महाभियोग और इस तरह के शब्दों के बारे में बताया गया है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में ही फिर से लाया जा सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इनमें लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघीय संसद। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के काम करती है? तो ये विधायिका के तहत, मतलब विधायक जो होते हैं, अगर हम राज्य स्तर पे देखें तो विधानसभा के अंतर्गत काम करते हैं, और लोकसभा के बारे में देखेंगे सेंट्रल सरकार में तो लोकसभा के अंडर में काम करते हैं। वह नेता जो कि नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बने और बाद में रक्षा मंत्री, यह है कैलाश नाथ काटजू। आगे बढ़े तो अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये थे R.K. षणमुखम शेट्टी। ये थे R.K. षणमुखम शेट्टी, और इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो उनके बाद जॉन मथाई को वित्त मंत्री बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद पहले कानून मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में बजट शब्द नहीं मिलता है, यह एक विदेशी शब्द है। बजट मतलब होता है चमड़े का थैला। अगला है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे देवगौड़ा। क्या आप बता पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रम कौन सा है? मोदी का क्रम कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये जो भी मंत्रिमंडल का फैसला होता है उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और अपने जो जिस व्यक्ति को ये कहेगा मंत्री बनाने के लिए, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है केवल 6 महीने तक। यही रूल सेम टू सेम प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। भारत की संसद के संबंध में सही कथन क्या है?
तो यहाँ पे संसदीय वाली एक सरकार है, सबको पता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा की से चुन करके एक सरकार जाती है। संसद का सबसे पहला काम होता है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी बिल्कुल सही है। और मंत्रिमंडल का जो लोकप्रिय सदन है, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा, सरकार बनाने के लिए इसमें बहुमत होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है, परीक्षा में आपसे सुमेलित करने को बोलता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री की बात करें बीपी सिंह, तो ये 2 दिसंबर 89 से लेकर के 10 नवंबर 90 तक रहे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक रहे। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 97 तक रहे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 97 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से लेकर के 2000 तक रहे। इसी के बीच मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड पे कारगिल हुआ था। हम कारगिल दिवस कब मनाते हैं, क्या बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।